वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है, साथ ही साथ आप 10th के बोर्ड एग्जाम का तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने स्कैटरिंग ऑफ लाइट फिनोमेना का डिटेल से स्टडी किए थे। इसमें आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत सारा प्यार मिला, उसके लिए सभी स्टूडेंट को थैंक्स। और जो स्टूडेंट इस चैनल में नए हैं, चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और आज का जो अगला टॉपिक है वो हमारा डिस्पर्सन ऑफ लाइट है। तो ध्यान दीजिएगा, डिस्पर्सन ऑफ लाइट बहुत ही सिंपल है। जब व्हाइट लाइट प्रिज्म में इंटर करता है तो इंटर करने पर वो स्प्लिट कर देता है व्हाइट लाइट का 7 कलर में, और वो ऑर्डर जो होता है विबग्योर का ऑर्डर होता है। किसका ऑर्डर होता है? हमारा विबग्योर का ऑर्डर होता है। V स्टैंड फॉर वायलेट, I स्टैंड फॉर इंडिगो, B स्टैंड फॉर ब्लू, G स्टैंड फॉर ग्रीन, Y स्टैंड फॉर येलो, O स्टैंड फॉर ऑरेंज और R स्टैंड फॉर रेड। तो इस ऑर्डर में जो स्प्लिट कर देता है व्हाइट लाइट को, तो इसी फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्पर्सन ऑफ लाइट फिनोमेना कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? डिस्पर्सन ऑफ लाइट फिनोमेना। तो ध्यान दीजिएगा, इसका डेफिनेशन क्या होगा डिस्पर्सन ऑफ लाइट का? बड़ा ही सिंपल डेफिनेशन है मेरे भाई। व्हाइट लाइट passed through a glass prism, it split into a spectrum of color in order of violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red। इसको शॉर्टकट में विबग्योर कहेंगे। When light splitting into a constituent color is known as dispersion of light। मतलब कि एक कंटिन्यूअस उसका जो जितना भी कलर है व्हाइट लाइट का, उसमें जो स्प्लिट करने का जो फिनोमेना होता है, इसी फिनोमेना को क्या कहते हैं हम लोग? स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट इज डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। अब सवाल उठता है, ध्यान दीजिएगा, जैसे कि प्रिज्म में यहां से व्हाइट लाइट गया, तो यहां पर व्हाइट लाइट को प्रिज्म क्या कर दिया? उसका जो अपना 7 कलर्स है, जो 7 कलर मिक्सिंग ऑफ 7 कलर से हमारा क्या है व्हाइट लाइट बना है, तो उसका अपना 7 कलर को सबको क्या कर देता है? स्प्लिट कर देता है। तो यहां देखने को मिलता है कि सबसे ऊपर में रेड रहता है, सबसे नीचे में हमारा क्या रहता है? वायलेट रहता है। और देखिए यहां पर जो इसका डेविएशन है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? डेविएशन कहेंगे। डेविएशन, तो रेड का डेविएशन कम है और वायलेट का डेविएशन सबसे ज्यादा है। तो यहीं पर जो वायलेट का डेविएशन ज्यादा है, तो यहां पर ध्यान दीजिए सबसे पहले क्या कारण है इसका? डेविएशन का मेन कारण क्या है? तो याद रखिएगा, जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है उसका डेविएशन ज्यादा होता है, जिसका फ्रीक्वेंसी कम होता है उसका डेविएशन भी कम होता है। तो सबसे पहले व्हाइट लाइट जो मिक्सिंग ऑफ 7 कलर्स होता है, तो उसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका होता है? वायलेट कलर का होता है। उसके बाद किसका होता है? इंडिगो का होता है। उससे कम किसका होता है? ब्लू का। उससे कम ग्रीन का। उससे कम येलो का। उससे कम ऑरेंज का। सबसे कम फ्रीक्वेंसी जो होता है रेड का होता है। अब फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है वेवलेंथ। तो जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा ना, उसका वेवलेंथ कम होगा। तो सीधी सी बात है, वेवलेंथ सबसे कम किसका होता है? वायलेट का। वायलेट से ज्यादा किसका होता है? इंडिगो का वेवलेंथ होता है। इंडिगो से ज्यादा किसका होता है? ब्लू का होता है। ब्लू से ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है? ग्रीन का होता है। ग्रीन से ज्यादा वेवलेंथ येलो का होता है। येलो से ज्यादा वेवलेंथ ऑरेंज का होता है। ऑरेंज से ज्यादा वेवलेंथ रेड का होता है। मतलब व्हाइट लाइट जब प्रिज्म से पास करते हैं तो 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में जो स्प्लिट होता है, उसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वायलेट का होता है और सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेड का होता है। लेकिन वेवलेंथ की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड का होगा और सबसे कम वेवलेंथ आपका किसका होगा? हमारा वायलेट का होगा। इसके बाद मेरे भाई, जिसका वेवलेंथ ज्यादा हो उसका डेविएशन भी ज्यादा होगा। तो सीधी सी बात है, डेविएशन सबसे ज्यादा किसका होगा? वायलेट का होगा। उसके बाद किसका होगा? हमारा इंडिगो का होगा। उसके बाद किसका होगा? ब्लू का होगा। उसके बाद किसका होगा? ग्रीन का होगा। उसके बाद किसका होगा? येलो का होगा। उसके बाद ऑरेंज का। उसके बाद रेड का। मतलब सबसे कम डेविएशन अगर होगा तो रेड का होगा और सबसे अधिक डेविएशन अगर होगा तो किसका होगा? वायलेट का होगा। ये हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और ये भी हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। यहां जो ऑर्डर लिखे हैं फ्रीक्वेंसी का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखे हैं, वेवलेंथ का हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर है और फिर से डेविएशन हमारा क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। अब सवाल उठता है, जानते हो ये
ये टॉपिक जब भी पढ़ाते हैं ना यार, तो अपना स्कूल का कॉलेज का दिन याद आता है। हम लोग कॉलेज से किए हैं 10+2, तो उसका दिन याद आता है, ठीक है। बड़ा मैंने कि जब भी ये टॉपिक उठता है ना तो ऑटोमेटिक ये दिमाग में आ जाता है यार, ठीक है। एक एक्स स्टूडेंट थी जिसका नाम पायल था, आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो हुआ क्या था कि मेरे बेंच में ही उनका भी सेंटर पड़ा था, मेरे से सीनियर था, एक स्टूडेंट था, उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी, सुने भी थे, सीनियर था हमारे से, तो फेल की थी, तो हम लोग के साथ ही +2 का एग्जाम दे रही थी। बड़ा ही मजेदार इंसिडेंट है भाई, जब भी ये टॉपिक पढ़ाते हैं ना ऑटोमेटिक वो हमको याद आ जाता है, रीजन है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। तो उसका इंग्लिश बहुत अच्छी थी, तो थोड़ा सा मेरा इंग्लिश ठीक ठाक नहीं था, ठीक है उतना, तो उसको बोले कि थोड़ा बहुत जो है ग्रामर सेक्शन और MCQ थोड़ा सा हमको दिखा देना बोले थे, क्योंकि अगल बगल था, एक ही बेंच में था, तो थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है, आप लोग भी करते ही होंगे एग्जाम हॉल में, ठीक है। तो बड़ा गजब टाइप से जवाब दी यार, ठीक है, तुमको हम बता रहे हैं, इतना गंदा तरीके से जवाब दी ना कि काहे इससे हेल्प के लिए मांगे, बोलते साला पराया को भी इससे ज्यादा हेल्प मांग लेते तो फायदे में रहते, ठीक है, इससे अच्छा हेल्प ही नहीं बनाता, साला एकदम माथा खराब हो गया। अब उसके एक दिन के बाद फिजिक्स का पेपर था, तो आपको बता दे रहे हैं, एक क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स 2 नंबर का लिखने के लिए आया था, रेड कलर, व्हिच रीजन रेड कलर यूज इन डेंजर जोन। ये क्वेश्चन का शॉर्ट नोट्स लिखने आया था कि डेंजर जोन में क्यों यूज करते हैं, ठीक है। तो फिजिक्स उसकी उतनी ही खराब थी, जितनी इंग्लिश उसकी उतनी अच्छी थी, उतनी ही खराब उनकी फिजिक्स थी, ठीक है। तो फिजिक्स के समय हमको बोला, ठीक है, बोली कि थोड़ा सा हेल्प कर देना, तो हम बोले कि इंग्लिश के समय आप हेल्प नहीं किए, हम तो इंग्लिश पास कर जाएंगे, हमको टेंशन नहीं है, नंबर आ जाएगा हमारा, इसलिए हम तुमको तो फिजिक्स दिखाने वाले हैं नहीं। और आसपास में जितने भी थे सबसे अच्छा फिजिक्स, कुल मिलाकर के एवरेज हमारा ही ठीक ठाक था, ठीक है। तो सारे थोड़ा बहुत MCQ जो है अगल बगल सब भी हम ही से पूछ रहा था, तो हम लोग को बोल देगा अगर इसको कोई MCQ बताओगे तो मैं तुम लोग को MCQ नहीं दिखाऊंगा। तो लोग डर से बोला कि भाई यार साला पास करना है, MCQ जो था हमारा 20 मार्क्स का था, अगर इसको दिखा देंगे तो मुश्किल हो जाए, तो लोग कोई इसको शेयर करना नहीं चाह, क्योंकि वो थोड़ा बहुत 15 मिनट के लास्ट टाइम में शेयर हो ही जाता है MCQ अगल बगल से, ठीक है। तो एक क्वेश्चन वो लिख रही थी जबरदस्त टाइप से, ठीक है, यही क्वेश्चन जो शॉर्ट नोट्स वाला की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो बड़ा ही मजेदार इंसिडेंट है, ठीक है। तो व्हिच रीजन रेड कलर यूज इन डेंजर जोन, तो हमने तो अपना सही आंसर लिखा था, पहले पायल का आंसर आपको बताते हैं, बड़ा हंसी आता है यार, आज भी याद करते हैं ना, बड़ा हंसी आता है। आंसर को देखे थे क्योंकि बगल बेंच में था, एक ही बेंच था, तो देख ही सकते थे आंसर, ठीक आराम से देख रहे थे। लिखी थी कि रेड कलर बहुत अट्रैक्टिव होता है, ये लव का सिंबल है, हर लवर एक दूसरे को रेड रोज देता है और ये सबके लिए प्रिय कलर होता है, ठीक है। इसी को इंग्लिश में लिखे थे, जो हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है, इंग्लिश में लिखे थे। और सब लवर इसको लव ऑफ सिंबल मानता है और ये सबके लिए एक फेवरेट कलर होता है, इसीलिए हम लोग उसी तरह से सबके लिए फेवरेट होता है, तो डेंजर जोन में दे देंगे तो सबका फेवरेट रहेगा, तो दूर से सोचे चलो कुछ है इसको छोड़ देते हैं, इसीलिए हम लोग डेंजर जोन में रेड कलर यूज करते हैं। हमको तो यार आंसर देख के क्लासरूम में ही जब एग्जाम सेंटर था, मेरा हंसी नहीं रुक रहा था, ठीक है। बोले कि यार क्या ये फिजिक्स का सत्यानाश कर दे रही है, इसको तो फिलोसॉफी में जाना चाहिए था, साइंस लेके बेकार एक बेड़ा गर्क कर दिया एकदम, ठीक है। साइंस का बेड़ा गर्क था, ठीक है। जो टीचर इस कॉपी को काटा होगा ना, आज मेरा ये लेक्चर अगर देख रहे होंगे, वो टीचर भी हंस रहे होंगे इस चीज को सुन करके, ठीक है। लेकिन ये मेरे ही क्लासरूम का बात है, अगल बगल का देखे थे, इसलिए एक्चुअली में ये चीज वो लिखी थी कि डेंजर जोन में रेड कलर क्यों यूज करते हैं, तो बड़ा ही मजेदार इंसिडेंट था। तो ये तो सही आंसर था नहीं मेरे भाई, तो आप लोग भी ऐसा नहीं कर लीजिएगा कि लव का सिंबल मत बना दीजिएगा इसको रेड कलर को, ठीक है। इसका एक्चुअली में सही आंसर है कि फ्रीक्वेंसी लेस एंड वेवलेंथ मोर देन इट इज ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस एंड अपीयर टू आई इन लॉन्गेस्ट पाथ, सो रेड कलर यूज इन डेंजर जोन। इसका मतलब क्या होता है कि इसका वेवलेंथ ज्यादा से ज्यादा होता है, फ्रीक्वेंसी लेस होने के कारण ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करता है, जिसके कारण से दूर से ही हमको दिखाई देगा कि आगे कोई खतरा हो सकता है। इसीलिए रेड कलर को हम लोग क्या करते हैं, डेंजर जोन में यूज करते हैं। और ये इसका एक्चुअल आंसर था, हमने यही लिखा था आंसर में, ठीक है। तो हंसी भी आ रहा था, क्या करें एग्जाम हॉल में हंसी रोक भी नहीं पा रहे थे। निकलने के बाद तो यार इतना ठहाका हुआ, बाद में जब उसको पता चला, और हम तो ऐसे भी हमको गुस्सा लगल था कि इंग्लिश के दिन बड़ा बेइज्जती कर दी थी सबके सामने, हम निकल करके तो बोलने लगे रहे देखो ऐसे आंसर लिखे थे, अब उसका बेइज्जती होने लगा, बेचारी एग्जाम हॉल से निकलने के बाद रोना चालू कर दी। बाद में बड़ा अफसोस भी हुआ था, आज उसको सॉरी बोल देते हैं, उस दिन मेरे चलते रोई थी, कहे कि हमको भी थोड़ा सा ही हुआ था, ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा ऐसा होता है। तो आप लोग ये लव का सिंबल रेड कलर को मत बना लीजिएगा,
ठीक है, नहीं तो आप लोग भी लिख सकते हैं, फिलोसफी मत घुसेड़ दीजिएगा फिजिक्स के क्लास में। इसका सिंपल डिफिनेशन है, याद रखिएगा, रेड कलर यूज इन डेंजर जोन, ठीक है, रीजन व्हिच रीजन्स, तो वेवलेंथ इज मोर एंड फ्रीक्वेंसी इज लेस, हेंस रेड कलर ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस एंड अपीयर टू आई एज कंपेयर टू अदर कलर ऑफ लाइट्स, हेंस रेड कलर यूज इन डेंजर जोन। बस इतना लिख दीजिएगा। ये टॉपिक जब भी पढ़ाते हैं यार ये इंसिडेंट हमारा याद आ जाता है, बड़ा जबरदस्त इंसिडेंट है, ठीक है। तो चलिए आप लोग भी सही आंसर लिखिएगा, लव का सिंबल नहीं बनाइएगा, ठीक है, एक्सपेक्ट यही करते हैं क्योंकि आप लोग को डिस्कस किया तो जरूर से जरूर ये याद ही रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक है मेरे भाई स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम जो होता है ये होता है, इट इज डिफाइंड एज द characteristics of wavelength of electromagnetic radiation that emit and absorb by an object, substance, atom और molecule। ये जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो एब्जॉर्ब करता है या तो इमिशन करता है, कौन, सब्सटेंस, ऑब्जेक्ट, एटम या मोलिक्यूल, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम बेसिकली आपका टू टाइप्स का होता है, फर्स्ट होता है इमिशन स्पेक्ट्रम और सेकंड होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम आपका दो टाइप्स का होता है, एक होता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और एक होता है आपका लाइन स्पेक्ट्रम। ये जो आपका स्पेक्ट्रम दिखाई दे रहा है ये आपका कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, यहाँ पे जो ये स्पेक्ट्रम बन रहा है, ये स्पेक्ट्रम जो दिखाई दे रहा है ये हमारा कौन सा स्पेक्ट्रम है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। 10th में स्पेक्ट्रम के बारे में उतना डिटेल जानकारी आप लोग को नहीं पढ़ना है, जैसे कि 11th में आप आइएगा, आज जब फिजिक्स क्लास ज्वाइन कीजिएगा तो आपके हम इमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में भी बताएंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में बताएंगे, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के बारे में बताएंगे और लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में भी डिटेल से जानकारी देंगे। इतना जान लीजिए कि स्पेक्ट्रम का इतना टाइप्स होता है, ठीक है, बस इतना ही। स्पेक्ट्रम का डिफिनेशन लिखने बोलेगा तो ये लिख दीजिएगा या तो यहाँ पर ये लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों में से कोई। ये तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट फेनोमेना का स्पेक्ट्रम का डिफिनेशन आप ये लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होता है मेरे भाई इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की अगर बात करें हम लोग, ठीक है, तो बड़ा ही मजेदार इसमें कहानी होता है, ठीक है। एक चीज बता दे रहा हूं, बचपन की बात है, ठीक है, जब मैं वो छोटा था, ठीक है, मैंने छोटा मतलब कि वही 3-4 क्लास में था, बड़ी पिटाया था यार इसमें। मेरे चाचा टीचर हैं, उनसे बहुत मार खाया था इस चीज के, शायद उनके पास जवाब ना हो। अक्सर स्टूडेंट टीचर के पास जब जवाब नहीं रहता तो स्टूडेंट को मार के मुंह बंद कर दिया जाता है। हो सकता है जवाब ना जवाब होगा तो हमको समझ में नहीं आया, दोनों हो सकता है, ठीक है। मैंने चाचा से पूछ दिया, ठीक है, कि चाचा ये जो साबुन का बुलबुला होता है ये कलरफुल काहे दिखाई देता है, एकदम मैंने कि 7 कलर्स टाइप से, रेनबो, मैंने कि हम लोग हिंदी में रेनबो इंद्रधनुष कहते हैं, तो रेनबो टाइप से क्यों दिखाई देता है। मतलब तुम्हारा तो खाली उल्टा पुल्टा ही क्वेश्चन रहता है। 2 चटाक बैठा दिए, तालाब नहाने गए थे वहीं पे, ठीक है, बैठा दे, शायद उनके पास जवाब होगा या तो जवाब नहीं होगा, हम नहीं जानते हैं यार इस चीज को लेकर के, ठीक है। लेकिन इसमें मार पड़ी थी हमको। ये क्वेश्चन मैंने चाचा से पूछे थे, वो टीचर है, ठीक है। जवाब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कहीं बचपन की बात हो सके उनके पास जवाब होगा हमको बताते, और क्वेश्चन करते समझ में नहीं आता इसलिए मार के बैठा दिए, ठीक है। चुप हो गए, रोते रहे 2-4 मिनट, उसके बाद शांत हो गए। लेकिन इसका जवाब हमको चाचा 8 क्लास में बताया। जब हम 8 क्लास में थे तो हम पढ़ रहे थे अचानक, तो उस समय हम लोग का 12 पेपर हुआ करता था, तो थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन था हमारा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बारे में, ठीक है। तो उस समय बताया कि जब 2 फेज का लाइट आपस में मिलता है तो उसका इंटेंसिटी बोले थे, वो हमने कि तीव्रता हिंदी में बताए थे, तीव्रता बढ़ जाती है, इसी को हम लोग इंटरफेरेंस, हिंदी में इसको व्यतिकरण कहते हैं, तो उसको हम लोग व्यतिकरण कहते हैं। चाचा ये चीज बताए थे हमको, ठीक है। लेकिन एक चीज बता रहे हैं, ये मेरा 4-5 का बात है जो हम चाचा से पिटाए थे। चाचा हमको जवाब दिए थे 8 या 9 के आसपास में जवाब दिए थे इस चीज का, ठीक है। या तो वो जानते होंगे, उस समय उनको देने का उचित नहीं समझे होंगे, या तो उनको नहीं पता होगा, जिसमें पता चला तो इस टॉपिक जैसे ही देखे तो वो हमको बता दी। ये चीज हम नहीं जानते हैं यार अब उस समय क्या हुआ था, लेकिन इसके लिए पिटाए हैं जरूरी है, आपको याद आ रही है 4 क्लास में पिटाए हैं, ठीक है। तो अरे बड़ी जोर चटाक से बैठा दिए थे यार, तालाब में नहाने गए थे उस समय, ठीक है, तुमको बता दे रहे हैं। तो आज आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ इंटरफेरेंस। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे कि साबुन का बुलबुला कलरफुल दिखाई देता है, अगर पानी में ऑयल गिर जाए वाटर में तो हमारा वो कलरफुल दिखाई देता है। तो ये जो वाटर में ऑयल गिर जाने से कलरफुल दिखाई देना, साबुन का बुलबुला, सॉप का जो बबल्स बनता है, सॉप बबल जो होता है
उसका कलरफुल दिखाई देना, ये एक्चुअली में इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का एग्जांपल है। क्या होता है इसमें, टू और मोर लाइट्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करता है ना, तो उसकी इंटेंसिटी यानी कि एम्पलीट्यूड या तो बढ़ जाती है या तो एम्पलीट्यूड घट जाती है। अगर एम्पलीट्यूड बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ेगी, और एम्पलीट्यूड घटेगी तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट घट जाएगी। इसी फेनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं। मेरे चाचा इसको हिंदी में हमको समझाए थे ना 8 या 9 में, आपको बता दे रहा हूं, पूछे थे उनको 4 या 5 के आसपास में पूछे थे, हमको 8 या 9 में चाचा समझाए थे इसके बारे में, पिटाए भी थे इसको लेकर के। हो सके आप लोग को बता ही दिया हूं, कहानी याद रहेगा इस चीज को, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, the phenomena of multiple light wave interacting with one another under certain circumstances causing the combined amplitude of the wave to either increase or decrease, this phenomena is known as interference of light। तो वही चीज बोले कि two or more light wave interact one another in certain circumstances, then its amplitudes increase, amplitude increase may then intensity of light increase, or amplitude decrease then intensity of light decrease, this phenomena is called interference of light। interference of light are two types, जो interference of light जो होगा वो two types का होगा। फर्स्ट होगा हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, और सेकंड होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो कंस्ट्रक्टिव क्या होता है, जब सेम फेज ऑफ लाइट्स, दो अलग अलग लाइट है जो दोनों का फेज मतलब कि एंगल्स की बात करें, दोनों का फेज सेम होगा और आपस में वो इंटरेक्ट करेगा कुछ सर्टेन सर्कमस्टेंसेस में, तो उसकी एम्पलीट्यूड्स क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। तो इस टाइप का जो इंटरफेरेंस होता है जिसमें एम्पलीट्यूड्स बढ़ने का काम करता है, तो उस टाइप का इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को हम लोग क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं। तो यही चीजें देखिए, टू सेम फेज लाइट वेव इंटरेक्ट विथ वन अनदर एंड एम्पलीट्यूड इंक्रीज, सर्टेन सर्कमस्टेंसेस में वो क्या इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है, देन एम्पलीट्यूड विल बी इंक्रीज, इज नॉन एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इसके बाद मेरे भाई नेक्स्ट पॉइंट आता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में क्या होता है, टू लाइट वेव opposite phase interact one another in certain circumstances, then its amplitude decrease or its intensity of light become decrease, this phenomena is called destructive interference of light। मतलब two opposite phase light wave interact with one another, then amplitude decrease is known as destructive interference of light। मतलब कंस्ट्रक्टिव होने के लिए दोनों लाइट का जो फेज होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, लेकिन डिस्ट्रक्टिव होने के लिए दोनों लाइट का फेज एक दूसरे का ऑपोजिट होना चाहिए। सेम होगा तो एम्पलीट्यूड्स बढ़ेगा, फेज अगर सेम होगा तो एम्पलीट्यूड्स बढ़ेगा, फेज अगर अपोजिट होगा तो एम्पलीट्यूड्स घटेगा, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो इंटेंसिटी बढ़ेगा, और एम्पलीट्यूड घटेगा तो इंटेंसिटी घटेगा। एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी अगर बढ़ रहा है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, इंटेंसिटी अगर घट रहा है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है सब बबल का कलरफुल दिखाई देना, और अगर ऑयल स्प्रेड इन वाटर देन वाटर लेयर विल बी बिकम्स कलरफुल। ये जो दोनों एग्जाम्पल है ये बेस्ट एग्जाम्पल है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का। और मेरा पीठ भी लाल हुआ था चाचा से, ये हाथ में गालो लाल हुआ था, अरे भाई मत पूछो, इसमें आप लोगों को कहानी बता चुके हैं इसके बारे में, ठीक है। तो याद रखिएगा ये बड़ा ही मजेदार टॉपिक है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो आज हम लोगों ने देखा डिस्पर्सन ऑफ लाइट, स्पेक्ट्रम और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का डिटेल से, इसको आप लोग क्या कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। आशा करते हैं कि आज क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा तो इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय संविधान।